Uh, Very good evening, everybody. Namaskar. Uh, Before I start speaking in Hindi, I'd kind of do an introduction in English for my convenience sake. So, firstly, I'd like to thank Dr. Sujit Shinde ji for inviting me to speak on maritime. Maritime being one of my most favorite mediums of history, the study of history that I find very close to my heart. Also, the study of culture and traditions has been very deeply ingrained into my thought process and my education. Secondly, I'd like to thank Pankaj Baviskar ji for providing the tech help today in the afternoon. Uh, I'm a bit of a technically handicapped person, and it helps having someone who would reach out to you and help you manage through this medium. Lastly, I thank Dr. Shrikant Jadhav, was my ex professor at St Xavier's College, and he was someone who proposed my name for this evening's lecture. I am very thankful to all of them. Uh, so uh, I think we'll start with the presentation. I'd share the screen with you guys. It's in Hindi, definitely, a bit of Hindi and a dash of English. Um, uh, so my topic, तो मेरा टॉपिक आज जो इस संध्या का है वो है मैरिटाइम हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट इंडियन ओशन रीजन फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव. भारत हिंद महासागर की जो एरिया है उसका सामुद्रिक इतिहास भारतीय दृष्टिकोण से. तो दीज ये तीन चीज मेरे मेन मुख्यतः कंपोनेंट्स होंगे. वन इज मैरिटाइम हेरिटेज ऑफ द प्रोटो हिस्टोरिक ईरा, मैरिटाइम हेरिटेज ऑफ द अर्ली हिस्टोरिक पीरियड एंड इंडियन कॉन्टैक्ट विद साउथ ईस्ट एशिया. मैंने हेरिटेज इसलिए मैंने चूज किया हिस्ट्री के एवज में, क्योंकि मुझे लगता है हेरिटेज ये काफी इम्पोर्टेंट है. जो हमारे धरोहर है वो हमें एक तरह से जब जो जतन करके रखना चाहिए. वो मुझे लगता है हम हिस्ट्री, केवल हिस्ट्री एक विषय फील्ड के हिसाब से हम उसे नहीं देख सकते. हमें धरोहर अपना जो एक अपनापन देता है उसे उस दृष्टिकोण से देख सकते हैं. तो वाई डिड आई मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज किया क्योंकि हमें अभी पता है कि जो समुद्र है ये एक इम्पोर्टेंट मीडियम है ट्रेड का, ग्लोबल ट्रेड का. तकरीबन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स जो मैरिटाइम ट्रेड होता है वो समुद्र के द्वारे होता है, और सबसे ज्यादा ट्रैफिक जो है वो इंडियन ओशन रीजन में ही ज्यादा है. और इस कारण से बहुत सारे प्लेयर्स जो है, डोमिनेंट प्लेयर्स है आज, जो इस समुद्र को एक तरह से अपने क्षेत्र में लेना चाहते, जो अपने टेरिटरी में लेना चाहते. वो इसलिए लेना चाहते क्योंकि उसके इकोनॉमिक पैराडाइम है. और इस उपलक्ष्य में मैंने ये टॉपिक चूज किया इस मैरिटाइम हेरिटेज, मैरिटाइम हिस्ट्री का, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन का, क्योंकि ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट एरिया है जो भारत के जो एक इतिहास रहा है इस पूरे रीजन में, उसका एक वर्चस्व रहा है तकरीबन 5,000 सालों से. और इस तरह हमें इस इतिहास को, ये धरोहर को अपना लेना चाहिए. इस उद्देश्य से मैंने ये टॉपिक चुना था. तो हम मैरिटाइम इन द प्रोटो हिस्टोरिक ईरा, तो ये हड़प्पन कालीन जो हमारा एक मैरिटाइम हेरिटेज है वो हम
अभी इस स्लाइड्स में दिखने वाले हैं। तो हमें पता है कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया जो आज का इराक इलाका है, इनके बीच में संपर्क रहा था तकरीबन 2400 बीसी में, 2400 ईसा पूर्व में। ये संबंध जो था, ये काफी अरसे से एक तरह से चालू था। ये इसका जो ट्रेड लिंक्स इन टर्म्स ऑफ मैरिटाइम, अगर हम देखने चाहे तो 2400 बीसी से चालू होता है। उसके पहले शायद से लैंड रूट के द्वारा ये लोग अपना ट्रेड कैरी ऑन करते थे। ये शायद से एक तरह का बिल्डअप टू अ मोर मैरिटाइम डायमेंशन होगा ये सब। तो मेरा प्रश्न ये था कि ये ट्रेड क्यों हुआ इनिशियली, क्योंकि हमें पता है कि ये जो फर्टाइल क्रेसेंट है वहां पे और सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमें पता है कि एग्रीकल्चर बहुत स्पॉन्टेनियसली इवॉल्व हो गया था। और और ये एग्रीकल्चर जो कृषि उत्पाद जो थे, जो इस कारण से कहीं वेल्थ क्रिएशन का एक एक डायमेंशन हमें दिखाई पड़ता है। और ये जो वेल्थ क्रिएशन और सोशल फॉर्मेशन, सोसाइटी का जो एक फॉर्मेशन स्ट्रक्चर होता है, वो इस पूरे कृषि क्रांति के वजह से एक चालू हो गया। और जो हड़प्पा के जो लोग थे और मेसोपोटामिया के लोग थे, ये बहुत सारे उत्पाद निर्यात करने लगे। हड़प्पा में ज्यादातर कॉपर यानी तांबा की बहुत जरूरत भासती थी, तो उन्हें कॉपर जरूरत होता था। मेसोपोटामिया में ज्यादातर लग्जरी गुड्स जाता था भारत से, जैसे हम कुछ सील रिकॉर्ड से हमें इसका कुछ एविडेंस मिलता है। तो तो क्या चीजें हैं जो भारत जनरली निर्यात करता था इन हड़प्पा इन मेसोपोटामियन देशों को? तो एक सील रिकॉर्ड से हमें ये मिला है कि गोल्ड डस्ट, वुड, प्रेशियस स्टोन्स, लपिस लजुली और कार्नेलियन, ये सोना, लकड़ी और हीरे जवाहरात, ये सबसे ज्यादा मंगाए जाने वाली चीजें थी जो मेसोपोटामिया के लोग प्रेफर करते थे भारत से। अगर आप देखने जाए तो लपिस लजुली भारत में उसका कोई जो आधुनिक भारत है और जो उस वक्त का जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, उन जगहों में कहीं भी इसका कोई एक भंडार नहीं था या इसका कोई खनन नहीं होता था। ये बदकशान अफगानिस्तान से चीजें निर्यात होती थी, वहां से रॉ मटेरियल्स लाए जाते थे और समुद्री रास्तों के द्वारा इसको मेसोपोटामिया यानी आज के इराक के इलाके में इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता था। दूसरी जो चीजें हैं वो है कुत्ते और भैंसे, एलिफेंट्स जो हत्ती और पीकॉक, इसका भी हमें उल्लेख मिलता है उन मेसोपोटामियन सील्स में से जो भारत से निर्यात किए जाते थे। वाटर बफलोज ये इलाके में नहीं मिलते थे, एलिफेंट्स तो थे ही नहीं ये मेसोपोटामिया में। तो डेफिनेटली ये सब चीजें भारत से ही उन्हें मिला करती थी। तो क्वेश्चन इज, तो इन शिप से जाते थे ये सब चीजें, तो क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ शिप्स दे वुड यूज। मैं उसके बारे में दूसरे स्लाइड्स में बात करूंगा। हम क्या चीजें वहां से जो मेलुहन लोग क्या कौन से चीजें मेसोपोटामिया से निर्यात करते थे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था आर्कियोलॉजिस्ट और कई विशेषज्ञों के दिमाग में। तो हमें पता चलता है कि शायद से वुल, टिन और कॉपर, यानी रूही, नॉट रूही, वुल, जो स्वेटर वगैरह बनाने के जो वस्तु है, वो हमें मेसोपोटामिया से हम
निर्यात करते थे। कॉपर जो है वो दिलमून और मगान इस इलाके से, जो अरेबियन पेनिनसुला है, वहां से ज्यादातर वस्तुएं निर्यात होती थी। ये है राजा गुडिया ऑफ लगाश। राजा गुडिया ऑफ द किंग, हिज नेम वाज गुडिया ऑफ लगाश। ये एक मंदिर निर्माण कर रहे थे निंगिरसु करके एक देवता के नाम पे। इनके मंदिर के लिए जो रॉ मटेरियल्स थी वो भारत से निर्यात किए जाते थे। लकड़ी मुख्यतः एक ऐसी पदार्थ था जो भारत से यानी मेसोपोटामिया, मेलुहा से निर्यात किया जाता था। हमें पता है कि क्लाइमेट जो थी तब कई 2000 4000 साल पहले वो काफी नमी भरी थी। यहाँ पे बहुत सारे झाड़ वगैरह बहुत ही आसानी से उगा करते थे, इसकी कमी नहीं थी। तो अगर इतने जो अगर हम इतने मैसिव और इतने जो भारी भरकम जो सामान अगर हम भारत से मेसोपोटामिया तक अगर हम लेके जाने की कोशिश करते हैं, तो वो एक छोटे से बोट में नहीं समा सकता। ये बोट्स बड़े होने चाहिए थे। और अगर ये बोट्स बड़े थे और इनको कोई मामूली से पदार्थ से बनाया नहीं जा सकता था, इसको अच्छे वाले लकड़ियों से बनाने की जरूरत हुआ करती थी। तो ये सब ये प्रश्न विशेषज्ञों के दिमाग में था कि क्या कौन से टाइप के बोट्स इन समुद्री रास्तों से जाया करती थी। उसके पहले ये कुछ एक टर्मिनल, ये जो सामान था जो मेसोपोटामिया को निर्यात होता था, उसमें से कॉन्च शेल्स काफी निर्यात होते थे। और ये जो पेक्यूलर वैरायटी ऑफ कॉन्च शेल्स है, टर्बिनेला पायरम कॉन्च शेल्स, ये केवल आपको सिंधु डेल्टा एरिया में मिलते थे। और इसके जो ये जो पिथ है, जो ये बीच का जो एरिया है, ये काफी मोटा था, तो इससे आप अच्छी तरह से सील्स बना पा सकते थे। और जो इसके सील्स थे वो काफी ड्यूरेबल थे, इसके लिए वहां इस भारत से इसको निर्यात किए जाते थे। ये दिस इज अ न्यूज़पेपर कटिंग जो मेरे को टाइम्स ऑफ इंडिया से मिला था। ये बैंगल्स जो है कॉन्च शेल्स के, ये काफी काफी वर्षों तक इसका मतलब एक प्रिफर्ड मोड ऑफ ड्रेसिंग या एक चॉइसेस्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्नामेंटेशन रहा है इंडियन वुमेन को। और आप देख सकते हैं कि ये सोलंकी पीरियड में जो 11th और 12th सेंचुरीज में भी इसका बहुत चलन था। आजकल भी हमें ईस्टर्न इंडिया में ये कॉन्च शेल्स के बैंगल्स बहुत आसानी से मिलते हैं। ये वाला रूट है जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने यूज किया था जनरली। और ये क्वाइट लेटर पीरियड में है, ये डायरेक्ट रूट नहीं है, ये इनडायरेक्ट रूट है जो भारत से चालू होके मगान और दिलमून तक इसका विराम होता था ये रूट का। ये डायरेक्टली मेसोपोटामिया नहीं जाता था, लेकिन जिमरी लिम के समय के पहले ये रूट डायरेक्ट जाता था मेसोपोटामिया की तरफ। इसमें दो रूट्स आपको दिखाई पड़ेंगे। एक है कोस्टल रूट जो तटीय इलाकों को छू छू के जाते थे, और एक मिड सी रूट है जो डायरेक्टली फ्रॉम द गुजरात पेनिनसुला टू मगान तक ये डायरेक्टली बोट्स जाती थी। तो ये रूट्स में ऐसे ये टाइप के बोट्स जनरली प्लाई करते थे। ये रीड के बने हुए थे, वेत के लकड़ी से बने हुए थे। ये काफी स्ट्रॉन्ग नहीं थे। इनका ये जो मुख्य प्रॉब्लम जो था कि ये मैसिव विंड्स को नहीं झेल सकती थी या मैसिव वेव्स को नहीं झेल सकती थी। कभी कभार ये डूब भी जाती थी। तो ये बहुत ही अनरिलायबल सा एक वाहन है। पर ये शायद अर्ली डेज में ये रूट के ऊपर पलायन करती थी ये वाली शिप्स।
लेकिन वुडन बोट्स का भी हमें उल्लेख मिलता है हर मेसोपोटामियन सील्स में से। वो बोलते हैं कि वुडन बोट्स यूज किए जाते थे उस समय में। और भारत में वुड जो लकड़ा है वो काफी ज्यादा आयात में मिलते थे, तो इसके लिए इसकी इसकी जो इसकी पॉसिबिलिटीज ज्यादा है कि लकड़ी के भी बोट्स भारत में बनाए जाते थे। ये जो बोट है ये ट्रायल एक एक्सपेडिशन के तौर पे इसको बनाया था थॉर हेयरड्राल ने। ये बोट जो है उन्होंने पहले दो बोट्स बनाए थे। उनको शौक था कि ये जो पुराने रूट्स है इनको लगता था कि यहाँ कल्चर्स कैसे एक दूसरे से इंटरमिंगल होते थे, कैसे एक दूसरे से यू सी एक दूसरे से कॉन्टैक्ट्स बनाया करते थे। तो उनको साबित करना था कि इजिप्ट और साउथ अमेरिका का और जो नेटिव अमेरिकन है उनके बीच में कोई कांटेक्ट था। तो उन्होंने पहले दो बार ऐसे बोट्स बनाए थे जो उन्होंने अफ्रीका तट से लेके अमेरिका तक का एक सफर किया था। पहला वाला जो सफर था उनका वो नाकामयाब हुआ। दूसरा सफर उनका कामयाब हुआ ये बोट्स यूज करके। फिर उन्होंने दूसरी बार ये बोट भारत के जो इंडियन ओशन इलाका है इसमें भी इसको चलाने की कोशिश की थी। ये बोट जो था उनका वो काफी सक्सेसफुल था। 5 महीने तक वो पानी के अंदर रहे बिना कोई मेजर इश्यूज के बगैर। और फाइनली क्योंकि वो समय वॉर का था, यानी युद्ध बहुत हो रहे थे और काफी सोशल अनरेस्ट था सब जगह पे, तो उन्होंने वो अपना जहाज जला दिया। तो ये बोट उनका है। और ये दिस इज अ बाय एंड लार्ज वेरी एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हरप्पन बोट्स। ये कुछ सील हमें हड़प्पा से मिले, हड़प्पन साइट से मिले हैं। आप देख सकते हैं ये ज्यादातर बाज के जैसे दिखते हैं, ना कि बड़े बोट्स जैसे दिखते हैं। शायद से समुद्री इलाका कम और एस्टराइन एरियाज और रिवराइन जो एरियाज है यहाँ पे ज्यादा प्लाई करते थे ये वाले बोट्स। या ये दूसरे दो बोट्स है, ये टेराकोटा सील वाले जो ये दो बोट्स है ये लोथल के पास मिले थे। इसका ये एक ब्यूटीफुल एक अच्छा ये इसमें से हमें पता चल जाता है कि ये सेल बोट्स थे। क्योंकि इसके जो बीच में यहाँ पे छोटे से छेद थे आगे और पीछे। इसमें छेद आगे था, इसमें पीछे की तरफ छेद था, तो यहाँ पे छोटे से सेल्स बना के इसको लगाया जाता था अटैचमेंट के तौर पे। तो ये एक उदाहरण है कि सेल्स का ये समय पे निर्यात एक आविष्कार हुआ था ये समय में, हड़प्पन काल में। ये दूसरा सील है हमें फैलाका से मिला है, कुवैत नेशनल म्यूजियम में है अभी। आप देख सकते हैं ये चतुर एक स्क्वायर सील है। ये स्क्वायर सील हड़प्पन सील ही है और ये स्टीयरटाइट से बना है। ये आप देख सकते हैं इसमें एक बोट की आकृति, एक नाव की आकृति का एक चित्रण किया गया है यहाँ पे। और बीच में एक मनुष्य ऐसे खड़ा हुआ है जो दो फ्लैग जैसे चीजें पकड़ रहा है। ये विशेषज्ञों के अनुसार ये फ्लैग जो जैसे चीजें है ये वास्तव में सेल्स थे। और ये ऐसे दुयम दो टाइप के सेल्स शायद से बोट के ऊपर लगाने के आसार हमें दिखाई पड़ते हैं। ये वाला एक मेरे को बहुत आश्चर्यचकित लगा और बहुत ही ब्यूटीफुल स्पेसिमेन या ब्यूटीफुल आर्टिफैक्ट मिला अ, 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 विडाल मिस विडाल को। ये जो बोट एक्चुअली इट्स नॉट अ बोट बट इट इज मोर लाइक अ बोट लाइक an artifact which kind of वर्क्स बोथ वेज। दोनों वो बोट भी हो सकता है, बोट नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये ज्यादातर ऐसे विशेषज्ञ मानते हैं कि ये बोट्स है। इसकी विशेषता ये है कि इसको चलाने वाली जो चालक है इसके पूरे बोट का जो सूत्रधार है वो एक स्त्री है
जो हमें इसमें दिखाई नहीं पड़ता है। अगर आप नेट के ऊपर चेक करें, विडाल के द्वारा एक पेपर लिखा है इस बोट के विषय पे। ये एक हड़प्पन एक औरत बैठी है, एक स्त्री बैठी है जो ये पूरा बोट को संभाल रही है, संचार कर रही है। और इसके बगल में दो अटेंडेंट्स खड़े हैं, दोनों ओर, एक यहाँ पे और एक यहाँ इस तरफ अंदर की तरफ। और और ये दो लाइंस ऑफ दो टू रोज ऑफ सेलर्स या पैसेंजर्स बोल सकते हैं। इसमें जो युगल जो दिखते हैं यहाँ पे, स्त्री और पुरुष के ऐसे युगल दिखते हैं हमें रोज में बैठे हुए। तो ये एक तरह का हमें बतलाता है कि, और ये जो विमेन है इधर, ये औरतें हैं इधर इसके, ये ज्यादा बड़ी है फिगर्स में पुरुषों के मुकाबले। तो एक तरह से दिखाई पड़ता है कि औरतों का भी वर्चस्व होता होगा पूरा मैरिटाइम वेंचर में। दिस इज अ पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। ये दूसरा एक टॉपिक मुझे बहुत फैसिनेट करता है कि एक्सपैट्स यानी प्रवासी भारतीय का जो एक कॉन्सेप्ट है, हमें लगता है कि बहुत आधुनिक कॉन्सेप्ट है प्रवासी भारतीयों का, लेकिन हड़प्पा समय में भी प्रवासी भारतीय हुआ करते थे। और ये वहां पे बहुत ही ऊंचे ओहदे के पोस्ट और काफी इन्फ्लुएंशियल जगह पे उनका निर्यात होता था। हमें कई सील्स मिले हैं जो बतलाते हैं कि ये मंदिर के जो सेवायत है उनके प्रमुख हुआ करते थे थोड़े भारतीय लोग जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से बिलोंग करते थे। थोड़े लोग जो थे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ही एक्टिव थे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आपको पता है कि भारत जो है यहाँ पे कॉटन जो है, रुई का उत्पाद बहुत ज्यादा होता था। और टेक्सटाइल बहुत ही ये हमारा एक विशेषता है कि कई हजारों साल से टेक्सटाइल्स हमारी जो एक मुख्य सामग्री होती थी जो हम एक्सपोर्ट करते थे भारत से। तो वो समय में भी टेक्सटाइल इकोनॉमी में भारत के जो लोग थे वो सबसे आगे थे, अग्रणी रोल निभाया करते थे। हमें पता चलता है कि वहां पे भारतीयों का या मेलुहाई लोगों का सेटलमेंट्स था, स्पेशली सदर्न जो मेसोपोटामियन रीजन में उनका इलाका था जहां पे रहते थे। पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग थे। और ऐसे भी है कि एक हमें सील मिलता है जिसमें एक कोर्ट केस का एक वर्णन है उसमें, जो बताता है कि कैसे एक मलूही आदमी शराब पी के एक कोलाहल मचाता है और किसी का दांत उस कोलाहल में टूट जाता है। तो वहां के अधिकारी इनको उसका जुर्माना भरने के लिए उनको आदेश करते हैं। तो वो वाला सील हमें प्राप्त है। सील्स में ऐसे लिखा गया है कि दूमू मेलुहा माने मेलुहा के लड़के। ये ऊर्त्री फेज में हमें बहुत मिलते हैं, ये सील मिला है, यानी ऊर्त्री काफी 2094 के दरमियान हमें ये सील्स मिलते हैं। तो ये बताते हैं कि बहुत ही अर्ली टाइम से भारतीय लोग वहां पे रह रहे थे और बहुत नेचुरलाइज्ड हुए थे उन इलाकों में। और एक तरह से उनका वर्चस्व भी रहा है उस इलाके में। लगाश में भी एक छोटा सा विलेज उनको मिला है जहाँ पे हड़प्पा के लोग रहते थे। कई सील्स मिले हैं और थोड़े आर्टिफैक्ट्स भी वहां से मिले हैं। तो ये एक सील है जो शुएलिशु सील बोला करते हैं इसको। तकरीबन 4000 साल पहले एक इंटरप्रेटर था जो मेलुहाई इंटरप्रेटर माने दो भाषी, जो मेलुहा के जो भाषीय लोग हैं उनका लैंग्वेज इंटरप्रेट करके राजा को बताता था। दुभाषियों की जरूरत कहाँ पड़ती है? आप अगर नॉर्मल पार्लांस में देखें
तो जहाँ पे बहुत टेक्निकल चीजें हो, जहाँ पे ट्रेड बहुत इंटेंसिव हो, जहाँ पे बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एक किस्म का पॉलिटी हो, वहां पे, और जहाँ पे पॉलिटिकल एक पॉलिटिकल व्हाट यू से इंटरेक्शन हो, वहां पे दुभाषियों की जरूरत पड़ती थी, ताकि कोई भी ऐसी गलती ना हो समझने में कि जो ऑपोजिट पार्टी है वो क्या बोल रही है। तो इन दुभाषियों की मेलुहा में शायद से बहुत प्रचलन होता होगा, क्योंकि एक तरह से मेरे को भी लगता है कि कई सालों तक वहां पे रहने के बाद भी भारतीय लोग अपने जो कल्चर है, जो अपनी संस्कृति है, वो भूले नहीं, अपनी भाषा भूले नहीं, और वो अपने आप को उस सोसाइटी में घुल मिल गए, लेकिन अपना खुद का जो एक यूनिकनेस है वो बरकरार रखा। ये कई एक सील है जो हमें सलूत ओमान में मिला है। ये एक्चुअली ओमान के पास जो दिलमुन और मगान जो सिविलाइजेशंस थे, जो अरबियन पेनिनसुला में थे, ये एक्चुअली स्टेजिंग पॉइंट हुआ करता था लेटर लेटर मेसोपोटामियन पीरियड में, लेटर चालकोलिथिक पीरियड में। और ट्रेड डायरेक्टली नहीं होता था मेलुहा से मेसोपोटामिया तक, तो ये बीच का एक स्टेजिंग पॉइंट होता था। यहाँ पे हड़प्पा के लोग रहा करते थे। कई ऐसे अवशेष मिले हैं वहां पे, पॉटरी ज्यादातर मिली है, तो बताता है कि यहाँ पे एक छोटा सा सेटलमेंट हुआ करता था, और टेम्पररी सेटलमेंट भी हो सकते हैं, जो स्टेजिंग पॉइंट के तौर पे वहां पे हड़प्पा के लोग रहा करते थे। एक कोम भी मिला है वहां से, ये आइवरी से बना है, यानी हाथी दांत के बना बना हुआ है। एक सुंदर नकाशी है, काफी महंगा भी होगा उस समय में। अभी हम लोथल की तरफ आते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन है ये कहाँ से, कौन से पोर्ट साइट्स है भारत में जो मेलुहा जो मेसोपोटामिया के तरफ जाया करते थे। तो जो सबसे हड़प्पा का जो सबसे दक्षिणी छोर था, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे दक्षिणी छोर था, वो गुजरात का पेनिनसुला था। यहाँ पे मेजरली आपको पोर्ट साइट्स बहुत ही ज्यादा कहीं एक्सट्रीम नंबर्स में मिलते हैं। लोथल उसमें से काफी प्रमुख साइट है। काफी बड़ा भी नहीं है, लेकिन बहुत ही कंसिस्टेंट, बहुत ही मीडियम साइज, लेकिन बहुत ही रिलेटिवली लार्ज सेटलमेंट है ये इस इलाके में। ये आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन पहले शंका था बहुत स्कॉलर्स के दिमाग में, कि पूछ रहे थे कि वेदर दिस वाज अ डॉक, एन इनलैंड डॉक। और ये उनको इसलिए लगा क्योंकि उन्होंने उन्होंने मोहनजोदारो में भी ऐसे बड़ा सा एक बात देखा था, जो उनको लगा कि ये उनमें से एक रिचुअल बात हो सकता है, जहाँ पे सब जो सांस्कृतिक चीजें हो, जो अनुष्ठान की जो चीजें हो, वहां पे शायद से किया करते थे। लेकिन ये डॉक में उनको छोटे से एंकर्स मिले थे एक्सकवेशन करने के वक्त में, और वो एंकर्स एक चीज दरकार, एंकर जाने नंगर, दर्शाते हैं कि वहां पे शायद से बोट्स आया करती थी अंदर की तरफ, शायद नहीं बल्कि द बोट्स डिड कम इनसाइड। और ये बहुत ही प्रफाउंड एक डिस्कवरी था। लेकिन लेटर ऑन डॉक्टर राजीव निकम ने ये जगह के जो अवशेष है उनको साइंटिफिक तौर से उसको जांचा परखा, और उनको मिला कि यहाँ पे प्लैंक्टन फोरामिनीफेरा का अवशेष मिले हैं। जो प्लैंक्टन्स है ये ज्यादातर समुद्री जीव है, ये छोटे से जंतु है जो आपको इन नदी के फ्रेश वाटर बॉडीज में नहीं मिलेंगे। ये आपको हमेशा एक्चुअली सलाइन वाटर, या जहाँ पे सलाइन वाटर, सॉल्टी वाटर और फ्रेश वाटर मिलते हैं, जो मरीन वाटर और फ्रेश वाटर मिलते हैं, वहां पे उनकी थोड़े अमाउंट में, थोड़े दर में उनकी प्रेजेंस दिखाई पड़ेगी।
तो उनको इनके अवशेष मिले थे, और तो डेफिनेटली साइंटिफिकली प्रूव हो गया कि ये एक्चुअली एक डॉक है। ये साइट बहुत ही अनोखा है, क्योंकि यहाँ पे हमें ग्रैनरीज यानी भंडार मिलते हैं, जहाँ पे अन्न का सिंचन किया जाता था, अन्न को स्टोर किया जाता था। एक छोटा सा बीड फैक्ट्री भी है इस साइट में। और जो डॉक के पास है, उन लोग उनको एक वेयर हाउस का रिमेन्स मिला था। तो इट इज डेफिनेटली अ पोर्ट साइट, नॉट अ पोर्ट साइट बट एन इनलैंड डॉक। सो दिस इज ऑल ऑफ लोथल। उसके बाद धोलावीरा है, जो एक कच्छ के इलाके में है, काफी बड़ा साइट है। ये बहुत ही वेल फोर्टिफाइड साइट है, माने ये अच्छे से एक गढ़ की तरह दिखाई पड़ता है अगर आप जाके देखे तो। इस ये साइट का जो एक विशिष्ट विशिष्ट वैशिष्ट्य है कि आ, ये पानी सिंचन करने का इन्होंने बहुत ही उत्तम तरीका इजाद किया था। जो पानी जो सीजनल रेंज या सीजनल रिवर्स है, उसको चैनलाइज करके लार्ज रेजर्वॉयर्स में, ये सरोवरों में इनको इनके स्टोर किया जाता था। तो ये एक उसका एक उदाहरण है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये एक्चुअली एक मेजर मैरिटाइम ट्रेड रूट पे बैठता था, एक स्टेजिंग पॉइंट था फ्रॉम द मेजर हरप्पन सिटीज टू द लैंड्स टुवर्ड्स द वेस्ट, माने मेसोपोटामिया और दिलमून और मगान की तरफ का। तो ये जो इलाका है, यहाँ पे मेजोरिटिवली ट्रेड हुआ करता था। और ये ट्रेड जो है बहुत सेंट्रल था। इसके लिए उन्होंने अच्छे से इस सिटी को प्लान किया था एक तरह से। अ, ये कुछ ये इसका एक मैप है जो हमें दिखाई पड़ता है, एक आइलैंड जहाँ पे धोलावीरा है। धोलावीरा, ये जो इलाका है कच्छ का, ये पहले दो नदियों का संगम स्थली, या दो नदी जहाँ पे मिला करते थे। एक तो सरस्वती नदी थी, दूसरी आपकी इंडस रिवर था। दोनों एक जगह पे मिलते थे, और वो एक एस्टुरियन इलाका था। तो जब सरस्वती सूख गई, तो ये पानी इस इलाके में कम होता गया, और जो इंडस का जो एक फ्लो था, वो वेस्टवर्ड टिल्ट हो गया। तो ये पानी ये जगह लो लाइंग एरिया हो गया, और यहाँ पे समुद्र की पानी ये पानी ना होने की वजह से ये अभी इनलैंड हो गया है। लेकिन जब पानी पूरे फोर्स में था 2000 4000 साल पहले, तो ये पूरे पानी से ढका हुआ एक इलाका होता था। और इस तरह से यहाँ पे बोट्स यहाँ पे डॉक किया करती थी। ये इसका लेआउट है ये सिटी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, इसका जो स्ट्रक्चर है, लेआउट, ये बिल्कुल कई हड़प्पन शहरों के जैसे नॉर्मल साइट्स थे। आप यहाँ पे एक सिटाडेल देख सकते हैं। ए जो है ये सिटाडेल है। ये मिडिल टाउन है यहाँ पे, और ये लोअर टाउन है। ये बिल्कुल नॉर्मल हड़प्पन सिटी लेआउट्स के जैसे एक इसका सिमिलैरिटीज है। दूसरी साइड जो गुजरात के सदर्न कोस्ट में है, आपको कुंतसी और सुकुतड़ा है। कुंतसी एक छोटा सा पोर्ट साइट है, ज्यादा बड़ा नहीं है। वहां पे एक छोटा सा जेटी का अवशेष मिला है। वहां पे उनको 20 लपिस लजुली के बीड्स मिले हैं। लपिस लजुली, जैसे मैंने आपको कहा है कि ये भारत में इसको या नहीं मिला जाता था। बदकशान अफगानिस्तान, वो इलाके से इसको निर्यात किया जाता था और यहाँ पे लाया जाता था। तो एक तरह से ये कहता है कि बहुत ही अंदर तक पेनिट्रेशन था ये इलाकों का। जो मैरिटाइम एक एलिमेंट है, बहुत अंदर तक पेनिट्रेशन हुआ था। ये साइट्स में जो इनहेबिटेंट्स थे, ये शायद से एक स्टेजिंग पॉइंट था, तो ज्यादा छोटा साइट है होने के कारण ज्यादा लोग नहीं रहा करते थे। वहां पे एक्चुअली एक छोटा सा कोर्टयार्ड और चार ऐसे मकान जैसे जगह मिले हैं। काफी बड़े भी नहीं है, बहुत ही छोटे साइज के। लेकिन इसका एक वैशिष्ट्य ये है कि ये भी धोलावीरा की तरह एक अच्छा एक फोर्टिफाइड सिटी, फोर्टिफाइड टाउनशिप है।
दूसरा है सुरकोताड़ा। सुरकोताड़ा जो है वो एक इनलैंड है, वो पोर्ट नहीं है, वो पोर्ट टाउन नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट सिटी है। ये भी यहाँ पे हमें हॉर्सेस के रिमेन्स मिले हैं, घोड़ों के, जो हमें, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा इसमें इसके मायने क्या हो सकते हैं। और ये वेल फोर्टिफाइड सिटी है। तो ये सुरकोताड़ा है और आपको दिखाई पड़ रहा है ये यहाँ पे इसका फोर्टिफाइड वॉल्स है इसके। ये बहुत ही यूनिक है पूरे दक्षिण गुजरात में, जहाँ पे मेजर सिटीज है वहां पे आपको फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ेंगे। ये गढ़ के जैसे इसलिए शायद से इनको बनाया गया था क्योंकि सी के तरफ, जो पानी के तरफ से शायद से अटैक होने के चांसेस भी हुआ करते थे। इसके लिए उनको डिफेंस के तौर पे इन फोर्टिफिकेशंस को बना के रखना पड़ा। ये ऐसे कई विशेषज्ञों का मानना भी है और मेरा भी इसमें ज्यादा इस पे विश्वास है कि ये एक तरह एक फोर्टिफिकेशन होने की वजह से इसको एक सेफ्टी प्रदान किया जा सकता था, मैरिटाइम या समुद्री सीवर्ड अटैक से बचाने के लिए। आपको यहाँ पे घोड़े के जो दो बोन्स मिले हैं, वो सैंडोर बोकोनी ने इन्हें एक विशेषज्ञ है जो इन्होंने इसको जांचा था। इनको लगा कि पहले इनको लगा कि ये एक्चुअली ट्रू हॉर्स के बोन्स नहीं होके जो वाइल्ड एसेस है जो कच्छ के इलाके में है, इसके कोई अवशेष होंगे। तो बहुत क्रिटिकल थे लोग कि ये एक्चुअली रियल हॉर्स के बोन्स हो सकते हैं। लेकिन सैंडोर बोकोनी ने इसको एक साइंटिफिक तौर से जांचा और उन्होंने पाया कि ये एक्चुअली ट्रू हॉर्स के बोन्स है, ना कि आ, 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 गधों का, जो या जो हम बोलते हैं वाइल्ड एसेस का अवशेष है। दूसरा साइट जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो पादरी का है। वहां पे हमें दो लार्ज कॉपर हुक्स मिले हैं। ये जो कॉपर हुक्स है बहुत बड़े साइज के हैं। इसमें हमें पता चलता है कि ये जो हड़प्पा के रहने वाले लोग या जो हड़प्पन लोग थे, वो शायद समुद्री मच्छी ही खाया करते थे, जो बड़े साइज के होते होंगे। और ये हुक जो कॉपर के बनाए हुए है, अ, ये अ, ये बहुत अनयूजुअल है एक तरह से, अगर देखने जाए तो। फिर भी ये साइट में हमें बहुत ही अच्छे से मिला है ये वाला हुक्स। डॉक्टर वसंत शिंदे ने ये साइट में सॉल्ट का जो एक प्रोडक्शन होने का दावा किया था। और इनके जो हड़प्पन लोगों की गैस्ट्रोनॉमिक हमें पता है कि उनके जो खाने पीने का अ, जो पसंदीदा चीजें हैं, वो कहीं वाइल्ड एनिमल्स भी हुआ करती थी, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स भी हुआ करती थी। और शायद से सॉल्ट भी एक मुख्य इंग्रेडिएंट था जो खाना को स्वादिष्ट बनाता होगा। तो वो शायद से ये साइड से निर्यात करते थे ये चीजें। अभी हम वैदिक काल में आते हैं। वैदिक काल ये मेरा बहुत पसंदीदा एक टॉपिक रहा है। और इसमें वैदिक काल में हमें एक स्टोरी मिलता है भुज्जु का, जो बताता है कि जो सायन के जो भाष्य में उन्होंने इस विषय पे कहा है कि ये एक प्रोटो या सबसे अ, ये एक एक्चुअली नेवल बैटल का एक सीन है वेदास में, जहाँ पे भुज्जू जो है अपने पिता के द्वारा दूर किसी एक ग्राम को कॉन्कर करने के लिए जा रहा था। तो बीच रास्ते में उसका जो समुद्री जो बोट था, जो वेसल था, वो सिंक हो गया। और सिंक होने के कारण वो कई दिनों तक पानी के अंदर ऐसे एक लकड़ी के ऊपर तैर रहा था। तब एक 100 ओड शिप, जो एक सहस्त्रपाद वाला एक बड़ा सा जहाज, उसको वहां से रेस्क्यू करके उसको तटीय इलाके में लाता है। 3 दिन लगते हैं वो पूरा यात्रा समाप्त करने में।
तो ये एक हमें उदाहरण मिलता है वेदास से। और कई मैरिटाइम रेफरेंसेस भी है वेदास में। हिम्स टू द अश्विन्स है, वहां पे पहले वाला जो हिम है जो यहाँ पे वो कहता है कि सन्स ऑफ द सीज माइटी टू सेव डिस्कवरर्स ऑफ रिचेस। इसका माने ये है कि ये मर्चेंट्स के लिए, यानी जो व्यापारियों के संदर्भ में ये हिम लिखा गया है। जो जो व्यापारी थे पुराने, जो कहते हैं वैदिक काल में, वो पैसे बनाने के फिराक में थे। जैसे पणी जो थे, उनको पैसा बनाने का बहुत बड़ा ऐसा लत था। तो अश्विन जो है बुज्जू के समय में भी उसको बचाया था। तो वो एक तरह से समुद्र यातायातियों के लिए एक देवता के रूप में उनको पूजा जाता था। दूसरा है हिम्स टू द केसीन्स। केसीन ये जो है ये मुनियों की तरह है। और ये हिम में हमें बोला जाता है कि इन बोथ ओशंस हैथ हिज होम इन ईस्टर्न एंड इन वेस्टर्न सीज। तो मेरा जो, अगर हम ब्लाइंडली इसको रीड करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये हिंद महासागर के दो इलाके, जो वाटर बॉडी सीज है, जो दो समुद्र है, जो अरब सागर है और बे ऑफ बंगाल है, इसके विषय में बात कर रहा हो। लेकिन अगर आप वैदिक समय को देखने जाए तो एक तरह से ये जो आकाश है उसको भी समुद्र कहा करते थे, और समुद्र को भी समुद्र कहा करते थे। तो वो उसका रेफरेंस भी हो सकता है। इसमें ये कहना है जो ट्रांसलेटर था ये हिम्स का। हिम्स टू द विश्व देवास। winds are blown here from सिंधु, from distant land। तो सिंधु नदी भी है और समुद्र भी है। तो दूर जगह से यहाँ पे हवा आ रही है, ये उसका एक उदाहरण देते हैं यहाँ पे। दूसरा एक मॉनसून साइकिल्स के बारे में भी बोला जाता है हिम्स में। वेदा में हमें मिलता है, एक फ्रॉग हिम्स भी है, और एक ये वाला हिम है मारुत के लिए, हिम नंबर 5, बुक 5 में, जो बोलता है कि ओशन से बारिश जो है वो समुद्र या सागर से उत्पन्न होता है। ये हिम बताता है। नाउ वी कम टू द अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। तो हम बुद्धिस्ट पीरियड, जहाँ पे बहुत अच्छी तरह से ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, हमें मिलता है। हमें मुख्यतः 4 जातका मिलते हैं। एक तो सुपारका जातका है, बावेरु जातका है, समुद्र वाणिज्य जातका है, और महाजनक जातका है। जो सुपारका जातका है वो भरूच कच्छ करके, जो आज का जो भरूच है वो इलाका के बारे में जानकारी देता है कि वहां पे एक नाविक रहता था, उसका नाम था सुपारका। वो समुद्र के चप्पा चप्पा जानता था, और वो इस नाविक के काम में बहुत माहिर था। इसके लिए उसको उसके सहायता से कुछ मर्चेंट्स ने, यानी कुछ व्यापारियों ने उसके सहायता से एक शिप बना के समुद्र की तरफ लेके जाने का उन्होंने प्रयास किया था। वो इस जातका में कई ऐसे गुण हमें दिखाई पड़ते हैं जो ऐसे बताते हैं कि काफी एडवांस नॉलेज था ये पीरियड में समुद्र के बारे में। दूसरा जातक है बावेरु जातक। ये बावेरु जातक के बारे में ये बताता है कि हमारा जो लिंक था, जो हड़प्पन टाइम का जो लिंक था, वो अभी तक, माने बुद्धिस्ट टाइम पीरियड तक कंटिन्यूएशन में था। बैबिलोन जो मिडिल मेसोपोटामिया में है, वहां से हमारा ये समय में भी एक प्रकार का एक कनेक्टिविटी था। ये जातका में यूज ऑफ बर्ड्स, कैसे किस तरह पक्षियों का इस्तेमाल किया जाता था दिशा निर्देश करने के, दिशा का पता लगाने के लिए। उसको दिशा काक करके ये जातका में उसका वर्णन है। दूसरा है समुद्र वाणिज्य जातका। ये जातका बताता है किस तरह गंगा वैली के लोग
समुद्र के तरफ जाया करते थे। बोट्स बनारस में बनते और बे ऑफ बंगाल में गंगा के जो एस्टुराइन एरियाज है वहां से निकल के बे ऑफ बंगाल की तरफ जाया करते थे। ये बहुत अच्छा एक उदाहरण है, वहां से हमें मिलता है। महाजनक जातका है वो सुवर्ण भूमि के बारे में हमें बताता है। आ, वो काफी अर्ली पीरियड है जो हमें सुवर्ण भूमि यानी साउथ ईस्ट एशिया के बारे में ये जातका से वर्णन मिलता है। ये अजंता से एक पेंटिंग है जो प्रिंस विजया के बारे में है। प्रिंस विजया जो है बंगाल के राजा के बेटे थे, जिन्हें उस राज्य से निष्कासित किया गया था। और उसके साथ 700 उसके सपोर्टर्स उसके साथ भेजा था। तो ये ये जो प्रिंस था, ये राजकुमार जो था, वो सुपारा से एक जहाज बना के श्रीलंका के तरफ उन्होंने प्रयाण किया था अपने 700 फॉलोवर्स के साथ। वहां पे उन्होंने एक छोटा सा राज्य बनाया था, उस राज्य का नाम उन्होंने ताम्रपर्णी रखा था। इनके साथ क्योंकि ये इनके जितने भी सारे लोग थे वो पुरुष वर्ग थे, तो उनके लिए स्त्रियों से संबंध बनाने के लिए या स्त्रियों के देने के लिए पांड्या राजा ने उनकी 700 कन्याएं, 700 स्त्री कन्याएं वहां से उन्होंने शिप करके श्रीलंका के तरफ भेजा। तो ये एक स्टोरी है। जाहिर है कि इट्स नॉट इट नीडेंट नेसेसरीली बी अ ट्रू टेलिंग। ये केवल एक किंवदंती भी हो सकता है, या ये एक तरह है श्रीलंकाई लोगों का अपना भारत के से इनका एक क्या बोलते हैं, एक ओरिजिनेशन या एक लेजिटिमेसी ये किंगडम के लिए जो इनके राजा थे इनको देने के लिए ये स्टोरी का ये जो कहानियां इन्होंने बनाया होगा। लेकिन ये जो स्टोरी है ये हमें बताता है कि काफी जातकास में कि ये काफी पुराने जो है भारत और श्रीलंका का संबंध है। मौर्यन ईरा में हमें कौटिल्य बताते हैं कि नावाध्यक्ष हुआ करते थे। नावाध्यक्ष जो है ये ज्यादातर पोर्ट्स पे इनको निर्यात किया जाता था। इनके ये ज्यादातर सिविल एक्टिविटीज में ज्यादा इनका व्यापार इनका पोस्टिंग हुआ करता था। और जो नेवल रिलेटेड या जो मिलिट्री रिलेटेड जो मैरिटाइम एक्टिविटी है ये समय में हमें दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन मेगास्थनीज जो है वो बताता है कि यहाँ के जो शिप बिल्डर्स है, जो नाव बनाने के प्रक्रिया में जो काम करते थे, उन्हें राजा की तरफ से पैसा मिलता था। और जो बाकी के कारीगर, दूसरे जो मामूली कारीगर होते थे जो दूसरी चीजें बनाया करती थे, उन्हें राजा को ट्रिब्यूट्स भरना पड़ता था, माने शुल्क भरना पड़ता था। तो मैगस्थनीज ये भी कहते हैं कि जो नावाध्यक्ष है ये सबॉर्डिनेट था टू द डायरेक्टर ऑफ ट्रेड। तो इसका माने ये समय में जो मैरिटाइम ट्रेड था ये काफी इम्पोर्टेंट था। तो इसलिए इस वजह से जो नावाध्यक्ष का जो एक ओहदा था वो इस ट्रेड डायरेक्टर के हाथ में था। ये बताता है कि मैरिटाइम जो एक ट्रेड है वो मॉडर्न समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वस्तु होगा उनके इकोनॉमी के लिए। इसके लिए दे हैड दिस नावाध्यक्ष beneath ए ट्रेड डायरेक्टर ऑफ ट्रेड। दूसरा हमें अशोका के समय का ही कुछ उदाहरण मिलता है, और ये महावंश से ही हमें एक स्टोरी मिलती है कि संघमित्रा जो थी अशोक की पुत्री, वो उन्होंने भी श्रीलंका के तरफ प्रयाण किया था। वो भी यात्रा उन्होंने बोट से ही किया था, एक जहाज से किया था, ताम्रलिप्ति बंगाल से। उनके साथ 10 भिकुनी उनके साथ में आए थे, और कई रॉयल फैमिली के यानी राजस्वी परिवार के लोग उनके साथ ये यात्रा किया था। साथ में उन्होंने बोधि बोधि वृक्ष के एक छोटा सा टुकड़ा
उन्होंने एक छोटा सा सैपलिंग जो बोलते हैं श्रीलंका के ओर लेके गए थे। तो जो आज का बोधि वृक्ष हम जो देखते हैं बोध गया में, वो एक्चुअली वो सैपलिंग का ही है, वो झाड़ का ही एक टुकड़ा है जो लेटर ऑन बहुत ही लेटर ऑन उसको लगाया था हमारे भारत में प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में। अ, तो द नेक्स्ट इज द रोमन ट्रेड। तो यहाँ पे जो भारत का के साथ जो एक रोमन ट्रेड काफी मजबूत था। रोमन जो लोग थे उनको ये रूट पता नहीं था भारत आने का, मॉनसून पैसेज उनको कुछ पता नहीं था, कैसे बोट से जो बारिश का जब मानसून की सहायता से कैसे वो बोट्स चला सकते थे, ये उनको पता नहीं था। ऐसा अ, एक प्लाइनी बताते हैं जियोग्राफिया में कि एक भारतीय ने ये रूट उनको बताया था, क्योंकि इसके पहले उनको पता नहीं था रूट के बारे में। और उसको जब प्रेजेंट किया था अलेक्जेंड्रिया के कोर्ट में, तो उसने सब बताया किस तरह से जो इजिप्ट के तटीय इलाके से भारत कैसे पहुंचा जा सकता है, इसने बताया था। तो पहला आदमी जिसने ये ट्रिप किया था इजिप्ट से लेके भारत तक, उसका नाम था यूडोक्सिस। वो बहुत सफलता उसने प्राप्त किया था। 2 ट्रिप्स उसने किए थे। तीसरा ट्रिप उसने किया था लेकिन वो बीच में ही उसने छोड़ना पड़ा। लेकिन उसके बाद हिपोलिस करके नामक एक नाविक ने भी ये ट्रिप किया था। पेरिप्लस के जो ऑथर है उसने बताया है कि हिपोलिस ने डायरेक्ट रूट टू इंडिया का इजाद किया था, और वो डायरेक्ट रूट इसके पहले भारतीयों को भी पता नहीं था, ऐसे उसमें व्यक्त किया गया है। दिस इज द ट्रेड रूट विच यू सी, जो है इजिप्ट के बरेनिके एक पोर्ट टाउन है, वहां से लेके यहाँ यहाँ तक बरोच तक जाता था एक रूट। दूसरा रूट है बरेनिके से लेके डायरेक्टली मुसिरीज तक। तो ये पूरा यात्रा है, 40 दिन लगते थे पूरा यात्रा करने में। आ, और जब ये यहाँ पे रहते थे तो इन्होंने जुलाई के दरमियान ये वॉयज चालू किया करते थे। और एक एक महीने के बाद जब भारत पहुंचते थे तो वहां पे 3 महीने के लिए रुकते थे। और बाद में जब नॉर्थ ईस्ट मानसून आते थे तो फिर से अपनी बोट्स प्रयाण करते थे इजिप्ट के तरफ। So I will not just go into too much details of this because this is short of time. ये कुछ अवशेष मिले हैं बेरेनी फ्रॉम द कोस्ट ऑफ इजिप्ट, केसर अल कादिम से। ये तमिल ब्रह्मी में लिखा है यहाँ पे। उसका अनुवाद किया है पन्नई ओरी। तो ऐसा है कि तमिल मर्चेंट्स भी ये इलाके में प्रयाण करते थे या मूव करते थे। दूसरा ये है पॉटशर्ड, हमें ओमान से मिला है, जिसका नाम इस पे कुरेद लिया है नंटई कीरन। इट्स नॉट अ फुल, ये पूरा अवशेष नहीं है, थोड़ा उसका एक पार्ट यहाँ से मिसिंग है। तो वो हम ठीक से इसे डिसाइफर किया है, तो पूरा नाम नहीं पता चल रहा है, पर नंटई किरण करके लिखा है यहाँ पे। ये भी ओमान से ही मिला है पॉटशर्ड। दूसरा इलाका है सुकोत्रा। सुकोत्रा हैज बीन अ वेरी इम्पोर्टेंट स्टेजिंग पॉइंट फॉर इंडियन ट्रेडर्स। यहाँ के उत्तर की तरफ हॉक केव्स है। यहाँ पे जो है जो नाविक है यहाँ पे आके पूजा वगैरह करते थे। और वहां पे उन्होंने अपना इंस्क्रिप्शंस लिखा था। एक जन का नाम था विष्णु दत्त वगैरह, ऐसे इस नाम से कई जन ये भरूच से आया करते थे ट्रेडर्स।
उनका नाम वहां पे उन्होंने कुरेद लिया है दीवार पे। ये आपको इसका स्तूपा मिलता है वहां पे केव हॉक केव्स के अंदर, ये वाला स्तूपा, इसको कुरेदा है दीवार में। और ये ऐसे एक बोट मिला है, ये कॉमन बहुत नॉर्मल उस पीरियड का बोट है, जो ऐसे दो ओर्स ऐसे हैंगिंग दिखाई पड़ते हैं यहाँ पे। ये वो समय का रोमन टाइप ऑफ बोट्स थे। ये रूट था पूरा इटली से लेके भारत तक का, रोमन ट्रेडर्स का, जो पेरिप्लस ने उद्घोषण किया था अपने उपन्यास में। ये दो रूट्स है, ये सारे इतने सारे साइट्स है, देखिए आप पोर्ट्स के। ये पूरा वेस्टर्न कोस्ट है आपका, पूरा पोर्ट से लदा हुआ है। तो बताता है कि भारत वॉज अ वेरी एक्टिव मैरिटाइम हब। ये एक सीलन ने ये एक ब्यूटीफुल एक मैपिंग किया है, जो कई रूट्स का कॉन्वर्जेंस कहाँ होता था। तो ज्यादातर रूट्स भृगु कच्छ या आज के भरूच में ज्यादातर इसका कॉन्वर्जेंस होता था। थोड़े रूट्स यहाँ पे साउथ इंडिया में कॉन्वर्जेंस हुआ करते थे, मुजिरीस में, लेकिन मेजर चंक जो था ये भरूच के तरफ आता था। यहाँ पे जो उत्तर पथ का जो रास्ता था, यहाँ पे आके मिलता था, जो उज्जैन के और उज्जैन से पास होके आता था। ये उत्तर पथ से कनेक्टेड था ये वाला रास्ता। तो सारा जो जितना भी जो कमोडिटीज यहाँ पे बनते थे, ये यहाँ से इसको शिप किया जाता था। तो फर्स्ट सेंचुरीज एडी में कॉलोनाइजेशन ऑफ मैडागास्कर हुआ। ये भारतीयों के द्वारा नहीं हुआ, बल्कि ऑस्ट्रो एशियाटिक पीपल्स के द्वारा हुआ। ये शायद से इंडोनेशिया के लोग थे। ये छोटे से बोट्स में आके इन्होंने पहले अफ्रीका के तट में इन्होंने अपना छोटा सा यानी छोटा सा सेटलमेंट्स बनाया होगा। वहां की औरतों से या वहां की स्त्रियों से उन्होंने विवाह करके बाद में मैडागास्कर के तरफ वो प्रयाण करके वहां पे सेटल हुआ हो गए थे। ये जो आपको बोट है, ये आपको बोराबदूर के जो एक टेम्पल है, एक्चुअली एक स्तूपा है, वो वहां पे इसका बास रिलीफ मिलता है हमें। ये ये बोट का ये लोगों ने एक कैसे बोल सकते हैं, एडवेंचर एक्सपेडिशन के तौर पे ये बोट बनाया था। इंडिजिनस बोट था ये, इंडोनेशिया में बनाया था। इसका नाम था समुद्र रक्षा। और इसको इंडोनेशिया से लेके मैडागास्कर के तरफ इसको चलाने का एक कोशिश किया गया था, और सक्सेसफुल भी था ये। इसको फ्लैग ऑफ करने वाली जो मुख्य अतिथि थी, उनका उनका वो प्रेसिडेंट मेघावती सुकर्णपुत्री थी। तो पता लग सकता है कि कितना इम्पोर्टेंस देते थे इंडोनेशिया देता है अपने हिस्ट्री और कल्चर के लिए। इंडियाज कांटेक्ट विद साउथ ईस्ट एशिया, ये टॉपिक मेरे को बहुत ही नजदीक है, जो मेरे पसंदीदा एक सब्जेक्ट में से है। कोई भी टॉपिक खत्म नहीं हो सकता भारत के और इंडियन ओशन के विषय में, जब तक हम साउथ ईस्ट एशिया के बारे में ना बात करें। साउथ ईस्ट एशिया में जो इंडियनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स या और स्टेट फॉर्मेशन जो हो गया था, वो फर्स्ट सेंचुरीज बीसी से चालू हुआ था। उसका पहला जो है वो वियतनाम में, यानी ये चाइना के पास वियतनाम में इस इलाके में हुआ था। कहते हैं कि एक भारत से एक ब्राह्मण आया था, ब्राह्मण ट्रेडर आया था, उसका नाम था कौंडिन्य। उसने एक स्थानीय नागा अ, अ, राजकुमारी से विवाह करके उसके साथ उन्होंने वहां पे एक छोटा सा किंगडम एस्टेब्लिश किया था। वो राजकुमारी का नाम था सोमा। और वो किंगडम का नाम उन्होंने रखा था व्याधपुर। व्याध माने हंटर संस्कृत में। तो उन हंटरों का जो एक सिटी है, उस नाम से वो जगह का नाम रखा था। कौंडिन्य जो है ये गोत्र, ये एक्चुअली आप देखने जाए तो दक्षिण भारत में
ये बहुत प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इनके जो बिलीफ है वो ज्यादातर शैविज्म बहुत स्ट्रांग था इनके बिलीफ में। जो दक्षिण भारत के एक सेंट थे 7th सेंचुरीज में, सॉरी 6th सेंचुरी में, 6 to 7 सेंचुरी में, उनका नाम है तिरुज्ञान संबंदर। वो भी ये गोत्र से उनका उत्पन्न हुए थे। जो पंचार्तिका भाष्य लिखने वाले भी जो ऑथर थे उनका भी नाम कौंडिन्य था। तो ये कौंडिन्य गोत्र के जो लोग थे वो शैविज्म को ज्यादा पेट्रोनाइज करते थे। तो सबसे पहला जो कांटेक्ट या सबसे पहला जो रिलीजन जिसने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया था साउथ ईस्ट एशिया में वो शैविज्म था। ये इसके बहुत सारे उदाहरण आपको ऑल थ्रू आउट साउथ ईस्ट एशिया मिलेगा। कई शिवलिंगों की आपको शिवलिंग मिलेंगे, जो अवशेष मिलेंगे ये पूरा इलाका में। और ज्यादातर रॉयल्टी जो थे उस समय में वो शिवा वर्शिप यानी शैविज्म में ज्यादा प्रोत्साहन दिया करते थे। ये स्टोरी तो बहुत खास है भारतीयों के लिए कि हमें पता है कि पल्लवों का दंती वर्मन के बाद पल्लवों का जो राजधानी था उसको वो उसका राजगद्दी था, उसको उत्तराधिकारी कोई नहीं था। और जो उत्तराधिकारी था भारत में, वो जो कोटियर्स है, जो दरबारी थे उनको पसंद नहीं थे। तो वो दरबारी ऐसे माना जाता है वो साउथ ईस्ट एशिया जाके एक पैरेलल लाइन ऑफ द पल्लवास के जो वंशज है उनको कांचीपुरम लाके उनका स्थापना करते हैं। और ये राजा जो थे इनका जो एसोसिएशन था वो भागवत धर्म से बहुत करीब का था। और ये सिंह विष्णु के पीरियड के पहले इनका बहुत ही सिंह विष्णु पल्लवा जो सिंह विष्णु के समय में ये वैष्णव थे। महेंद्र वर्मन के समय में ये लोग शैव बन गए। तो ये दरबारियों को वो जो लाइन था जो भागवत धर्म को प्रोत्साहन करता था वो लाइन को उन्होंने उनको स्थापना करने का था। इसके लिए उन्होंने वो राजा जो उनका नाम था हिरण्य वर्मन, उनके चौथे बेटे को भारत यानी भारत लाके कांचीपुरम की गद्दी थमाई थी और उसको राजा बनाया था। ये हिरण्य वर्मन है। आपको दिखाई पड़ता है कि इनके एशियन फीचर्स है, उनका टर्बन, उसका वेशभूषा भी साउथ ईस्ट एशियन ज्यादा झलकता है। दूसरा है बाली यात्रा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईस्ट कोस्ट का कनेक्ट साउथ ईस्ट एशिया से बाली यात्रा का बहुत गहरा संबंध है। आज भी ओडिशा के तटीय इलाके में एक पर्व मनाया जाता है। इसको कार्तिक पूर्णिमा बोला करते हैं। ये इस पर्व में ये लोग छोटे छोटे ऐसे बोट्स बना के पानी में छोड़ते हैं, उसमें छोटे छोटे दिए डालते हैं। तो इसका उद्देश्य ये है कि उनके पूर्वज ऐसे बाली की तरफ प्रयाण करते थे कार्तिक मास के समय में, जब नॉर्थ ईस्टर्न मानसून विंड्स आया करती थी। तो ये बोट्स वहां बाली की तरफ जाते थे। बाली के लोग आज भी भारतीय लोगों को क्लिंग बुलाते हैं। तो ये एक कनेक्ट आज भी हमें दिखाई पड़ता है। ये दूसरा है, हमें एक स्टीले वहां पे मिला है महानाविक बुद्धघोष से। जो ईस्टर्न इंडिया से एक नाविक है बुद्धघोष, जो रक्त मर्तिका इलाके से, बंगाल से, उन्होंने मलेशिया में पेनांग में एक छोटा सा स्टीले बनाया था। ये बुद्धिज्म के पेट्रन थे। और इस पे जो लेख है ये तमिल ब्राह्मी से डिराइव वाला लेख है। पल्लवन स्क्रिप्ट से बहुत नजदीक इसका नाता है। आज भी अगर हम देखें, मैं कल्चरल कनेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो आज भी हम ये कल्चरल कनेक्ट लाइव दिखाई पड़ता है। जो थाईलैंड के जो राज प्रमुख है, जो राजा है, उनके जो मूल पुजारी है वो इनका नाम है वामदेव मुनि ये है। उनके मंदिर में ये मंदिर को ब्राह्मण टेम्पल भी बुलाते हैं और देवस्थान भी बुलाते हैं। वहां पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है, उसका नाम है तिरुवेंबावे। तिरुवेंबावे जो है, ये फेस्टिवल में एक जायंट स्विंग ऐसे निर्माण करते हैं
और ये स्विंग के अंदर ये जो एक हंस है उसके ऊपर एक छोटा सा नटराज का मूर्ति रखा जाता है। अभी इसका कनेक्ट भारत से क्या है, ये आपको पता चलेगा कि जो तमिलनाडु है वहां पे भी ये फेस्टिवल मनाया जाता है। इसको भी तिरुवेंबावे ही बोलते हैं। ये मार्गली सीजन में होता है। यहाँ पे जो वैष्णव लोग हैं वो तिरुपावई गाते हैं और जो शैव लोग हैं वो तिरुवेंबावे गाते हैं। और तिरुवेंबावे का रचना जो है सेंट माणिक्य वाचकर ने किया था। इनके इनके याद में ये जो थाईलैंड के जो मूल पुजारी है ये पूरा गाना तमिल में गाते हैं ये पर्व पे। और ये जायंट स्विंग है, इसका मान्यता ये है कि ये स्विंग में बैठ के हवा से जो स्वर्ग से जो शिवलोक है वहां से शिव जी भूलोक में पधारते हैं ये पर्व पे, ये अवसर पे। रामायण का आपको बहुत पता होगा कि इसका भी प्रचलन साउथ ईस्ट एशिया में बहुत प्रचुर मात्रा में है। बाली में ये होता है तो इस तरह से ये मनाते हैं। आज उनका एक थोड़ा सा वेरिएशन है रामायण में, जहाँ पे ये एक कचक करके एक शैली में ये पूरा रामायण की प्रस्तुति करते हैं। वो मुंह से आवाज करते हैं, हाथ से तालियां बजाते हैं और आग के वर्तुल में ये पूरा परफॉर्मेंस घड़ा जाता है। ये वयांग वोंग है जावा का। इसमें काकविन रामायण है वो उसका स्टेज मंचन किया जाता है। आप काकविन रामायण में राम जो है वो एक ह्यूमन किंग है, ना कि एक डिवाइन किंग है। और दिस इज इन ट्यून विद द इस्लामिक इथोस ऑफ दैट नेशन। जावा मेजरली जो है वो एक इस्लामिक बहुल इलाका है और बाली जो है वो ज्यादातर हिंदू डोमिनेटेड एरिया है। थाईलैंड में खॉन करके मास्क से रामायण किया जाता है। बहुत ही इलेबोरेट होता है, बहुत ही रॉयल तरीके, राजस्वी तरीके से इसका मंचन किया जाता है। दूसरा है रोबाम। रोबाम जो है ये डांस फॉर्म है एक्चुअली खमेर लोगों का, कंबोडिया के लोगों का एक रॉयल डांस फॉर्म है। यहाँ पे आई एम सॉरी फॉर द पिक्चर, इसका क्वालिटी खास नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्त्री जो है वो एक अप्सरा डांस परफॉर्म करती है। रबॉम को अप्सरा डांस भी कहा जाता है। और ये जो एक स्टाइल है, जो पद्धति आपको दिखाई पड़ती है, बहुत विशेष भारतीय एक ट्विस्ट आपको दिखाई पड़ती है यहाँ पे। ये लोलित पाद है जो ओडिसी डांस में आपको प्रचुर मात्रा बहुत ही इलेबोरेटली दिखाई पड़ता है। इसका कनेक्ट मैं उड़ीसा से करता हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ते हैं स्वस्तिपाद में खड़े हुए हैं स्त्री। तो ये उड़ीसा और यहाँ का कनेक्ट हमें अच्छी तरह से दिखाई पड़ता है एक तरह से। ये दिस इज द सेम डांस, इसको अप्सरा जो डांस कहते हैं। ये एक पोस्चर है। अप्सरा जो है फ्लाइंग बीइंग है। उसके इक्विवेलेंट भारत में भी फ्लाइंग बींग्स है, उसका नाम है विद्याधर। और ये जो पोस्चर जो आप दिखाई पड़ता है यहाँ पे, ये पोस्चर जो है फ्लाइंग पोस्चर है। तो आपको एक दिखाई पड़ता है कि बहुत अर्ली पीरियड का एक जो डांस शैली है, जो भरत मुनि ने इसको कोडिफाई किया था किस तरह है साउथ ईस्ट एशिया में पेनिट्रेट करके, वो आज भी इसको निभाते हैं कैसे अच्छे तरीके से। लास्टली इज योर शैडो पपेट्री। भारत में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका में इसको तोलू बोमलाट करके इस नाम से संबोधित किया जाता है। कई दूसरे नाम है लेकिन आंध्र प्रदेश में इसको तोलू बोमलाट नाम से संबोधित किया जाता है। इसका इतिहास वन फर्स्ट मिलेनियम बीसी से चालू होता है। ये जो पपेट्री है ये साउथ ईस्ट एशिया तक जाके जाता है। और यहाँ पे मलेशिया, इंडोनेशिया में इसका बहुत प्रचलन है। इसको वयांग कुलीत करके बुलाते हैं। वयांग माने पपेट्री या डांस या शो, और कुलीत माने पपेट्स। तो यहाँ पे इसका मंचन किया जाता है। इसको एक बड़े से एक स्क्रीन पे, सफेद स्क्रीन बना के पपेट्स को इसके पीछे रखते हैं और इसके पपेट्स के पीछे लाइट रख के इसको खेलते हैं। लास्टली इज दिस, ये गामेलान है साउथ ईस्ट एशिया का। ये बहुत ही
बहुत ही इनके क्लासिकल साउथ ईस्ट एशिया, जावा, इंडोनेशिया, सुंदा और बाली का बहुत क्लासिकल म्यूजिक है। इनका कोरिलेशन मैंने भारतीय डांस फॉर्म्स या भारतीय क्लासिकल आर्ट फॉर्म से किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बड़े मृदंग जैसे दो इंस्ट्रूमेंट्स है। ये जो है करतालों की तरह है। यहाँ पे जो औरत है करताल बजा रही है। फ्लूट भी है यहाँ पे एक जगह पे, वो फ्लूट भी है। लेकिन ये इनका रीजनलाइज्ड फॉर्म है, इन्होंने बहुत इसको खुद से डेवलप किया है। इसका क्लोज कनेक्ट है भारत से, लेकिन ये इनका इंडिविजुअल फ्लेवर भी हमें दिखाई पड़ता है। दूसरा दूसरा जो चीज है हमें दिखाई पड़ता है यहाँ पे, ये इकत इकत जो है ईस्टर्न इंडिया में बहुत प्रचलित है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में इकत के कपड़े बनते हैं। बहुत महंगे भी होते हैं और बहुत ही महीन काम भी किया जाता है उसके ऊपर। ये उड़ीसा का एक वीवर है जो इक्कत बनाता है। यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया में भी एक औरत इक्कत बना रही है। यहाँ पे भी ये आर्ट फॉर्म बहुत पुराना है ये, और इसका एक भारतीय कनेक्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत से गया होगा या इंडोनेशिया से भारत आया होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये म्यूचुअल कनेक्ट्स भी है, कनेक्ट्स है। और ये किस तरह से एक हमें बताता है कि हमारा कल्चर कितना मिलता जुलता है साउथ ईस्ट एशिया के साथ। आप पैटर्न्स भी देख सकते हैं, और कलर, जो कलर पैलेट है बहुत कितनी सिमिलर है। ब्लैक, रेड एंड व्हाइट, यहाँ पे भी ब्लैक, रेड एंड व्हाइट का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। लास्टली बाटिक का, बाटिक इज वन ऑफ दीज जो प्रिंटिंग फॉर्म्स जो है भारत में, वैक्स लगा के बाटिक किया जाता है और उसको कपड़े को पेंट किया जाता है हाथ से। भारत में उज्जैन में बहुत प्रचुर मात्रा में बनाया जाता है। इंडोनेशिया में भी इसको बहुत बनाते हैं और ये बहुत पुराना आर्ट फॉर्म है। ये दोनों का इकत के जैसे ही कुछ ना कुछ तालमेल होगा, कुछ ना कुछ उसका रिलेशनशिप है। ओरिजिन पॉइंट्स में के बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ये शायद भारत में भी ओरिजिनेट हुआ होगा या इंडोनेशिया में भी ओरिजिनेट हुआ होगा, लेकिन आपस में परस्पर इनके कोई कुछ ना कुछ संबंध है, इनके लिंक है, ये जरूर हमें दिखाई पड़ता है। लास्टली ये जो हमें टेम्पल्स दिखाई पड़ते हैं, टेम्पल आर्किटेक्चर, मैंने सिर्फ दो टेम्पल्स चूज किए हैं। एक तो प्राम्बनान टेम्पल है जो इंडोनेशिया में है, 9th सेंचुरी का। दूसरा है मामल्लापुरम का एक टेम्पल, शोर टेम्पल। ये शिवा को डेडिकेटेड है, ये भी शिवा को ही डेडिकेटेड है। ये जो मुख्य जो देवालय है, इसमें शिव जी के प्रतिमा का स्थापन किया गया है। अगर आप देखेंगे तो सिमिलैरिटीज इन दोनों में है। ये जो द्रविड़ शैली का जो मंदिर है, पिरामिडल स्ट्रक्चर, इनके जो ये जो एक लेयर्स है, इसको तला बोलते हैं। ये आपको ये तल यहाँ पे भी मिलते हैं। साथ में साथ आपको यहाँ पे नॉर्थ इंडियन या नागर शैली के जो है इनके, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स दिखाई पड़ते हैं। ये रथ बुलाते हैं नॉर्थ इंडिया में, ये चीज ये यहाँ पे भी मिलते हैं। अगर आप ऊपर देखेंगे तो आमलक के एवज में स्तूपी है यहाँ पे, इसके जैसे छोटा सा स्तूपी है, लेकिन कलश नहीं है। ये इसके जो सिमिलैरिटीज है हमें गया, बोध गया के जो बुद्धिस्ट टेम्पल है वहां से मिलता है, वो जो गुप्ता कालीन टेम्पल है। तो इनका काफी सिमिलैरिटीज है। लास्टली ये और एक स्लाइड है जो मुझे बहुत 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 पसंद है, एक कल्चरल डायमेंशन बताने के लिए कि कैसे एक रीजनल रिलीजियस बिलीफ जो है, कैसे एक ट्रांस रीजनल बन के एक इंटरनेशनल रोल अदा करता है। यहाँ पे आप नटराज देखते हैं। नटराज चोला राजाओं का सबसे पसंदीदा जो आइकन है वो नटराज है। चोला राजाओं के जो कुल देवता है वो साक्षात चिदम्बरम में जो वास करते हैं सभापति, उनका नाम है उस देवता का, वो उनके कुल देवता है। ये जो उनके बगल में आप देख रहे हैं एक फिगर जो है, ये एक एक ओगर जैसे फिगरीन है। इनका नाम तमिल में है, तमिल साहित्य में जो भक्ति साहित्य है, पेरिया पुराण में इनका जिक्र आता है। उनका नाम है कराइकल अम्मयार।
और कराइकल नायर का एक स्टोरी ये है कि उन्होंने ये भूत जैसा वेश धारण इस किया था ताकि वो शिव की भक्ति कर सके। ये वाली जो ये जो चित्रण जो इस पैनल में किया है, ये आपको बंटी श्री में मिलता है। ये बतलाता है कि कैसे एक साउथ इंडियन सेंट फिगर है जो चोला काल में इसका प्रचलन बहुत हुआ था। वो कैसे इस मंदिर में एक प्रमुख भूमिका अदा करती है। जो इनका जो सुकनसा है वो टेम्पल का, वो मेन सुकनसा के जो साइड में वो एक एक छोटा सा फिगरीन बना के उन्होंने दिखाया है यहाँ पे। ये जो सेंट है, शी बिलोंग्स टू द 4th centuries AD, so quite early. लास्टली मणिमेखला जो एक बुद्धिस्ट गॉडेस है। ये गॉडेस जो है इंडियन ओशन में भी है। उसका वर्चस्व, उसका स्ट्रेंथ, उसका जो डोमिनेंस है इज ऑन द इंडियन ओशन as well as in the South China Sea. All I wanted to say with this picture is that the seas are a free medium for everyone, and it is no one's जायदाद और no one's property। ये किसी की जायदाद नहीं है। ये सबको खेलने के लिए, सबके ट्रेड के, फ्री ट्रेड के लिए ये खुला है। और इसका हम ये चेरिश करना चाहिए। इस उद्देश्य से मैं ये मनी मेकला का ये स्लाइड से समाप्त करता हूँ। और मेरा जो टेक है और जो पॉसिबल रिसर्च एरियाज है, मुझे लगता है वो इंडिया का वेस्ट कोस्ट है, भरूच से लेके दक्षिण भारत तक। हम मैरिटाइम आर्कियोलॉजी देख सकते हैं, मैरिटाइम आर्कियोलॉजी में ज्यादा प्रोत्साहन कर सकते हैं। भरूच हमें कुछ ना कुछ अवशेष मिलने की आशंका ज्यादा है। जिस तरह हमें मुसरीज में भी मिल रहा है, बहुत हमें अवशेष मिले हैं मुसरीज से। और हमें इसको प्रोत्साहन देना चाहिए एक तौर से। और दूसरा है कि किस तरह से मैं इंडियन ओशन रीजन को किस तरह से एक मल्टी एथनिसिटी का और मल्टी प्लेयर्स का, मैनी मल्टीपल प्लेयर्स का एक अरीना देखता हूँ, वो मैंने इस प्रेजेंटेशन में समाप्त किया है। That's it. Thank you. I'm willing to take any questions if there are. Uh, is there any questions that you guys would like to ask? Okay. Okay. Uh,
Oh, sorry. Hello. Yeah, yeah, I'm online. Yeah. So I have got a question from Dr. Shrikant Jadhav, and the question is: few more sources of maritime in brief. We definitely see there are many sources, but they're all external. They're not internal sources as such. What I have seen is that there's a lacune in terms of recording India's maritime history, and and there is no text like a say like a Periplus of the Erythraean Sea or a Geographia that talks about India's maritime history or the kind of trade that actually took place, the kind of things that were used in this entire in this entire uh, you say phenomenon, if you may want to say. But you do find a lot of information in terms of passing informations. For example, you find it in the Purananuru text of the Etu Togai. You find references to ships. They talk about a lot of ships and uh, so forth. Excuse me, I'll just attend to this call. So the question is was a few Indian sources. So I did find a few Indian sources, especially if you see the southern the Sangamira text. They do mention a lot of maritime activity. They are very secular texts in in the sense that they do not talk much about religious elements. They always talk about very earthly living, very relatable instances. So there are people who are wailing for their loved ones who have crossed the sea, who have who've gone for trading, and that kind of pangs of love that you see. Sometimes there is also mocking. Sometimes also there is mentioning of Yavana sailors coming through the South Indian coast. Sometimes it is praising a king for his prowess and his capability of controlling the maritime trade on the western shores. For example, the Cheras were considered to be a very powerful force on the western front. And one of the poets was actually praising the Chera king for his capacity to control the maritime trade and the interland trade. So that is one very important source that I see. The external sources are plenty. You have the Periplus, you have the Geographia, you have some biblical sources. There's a lot to do in terms of actually archaeology. The western coast is dotted with many maritime sites. I believe, and there is a lot of potential in kind of kind of retrieving excavations, conducting underwater archaeology or maritime archaeology on these sites, and you find a lot of you'll find a lot of plethora of first-hand information of what this time period is. Incidentally, I was doing my own work on Sopara, and it was very, very exciting, and to see that there were remnants of ancient India out there. And I think there are many places that you see we can invest besides Dwarka. I mean, Dwarka was a big thing, and we know it. We found an entire city. The other one was Kaveri Pumpattanam. That was also a very successful exploration, and I feel we could do it on the western side, western coast as well, given its propensity towards its maritime past. That's it. Any more questions?